नमस्कार दोस्तों, जीएस की एक और टॉपिक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम पढ़ेंगे कि क्या होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि वायुमंडल में ढेर सारी गैसें होती हैं। उन गैसों में एक गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, या उसे हम CO2 के नाम से जानते हैं। CO2 बहुत ही कम मात्रा में गैस होती है वायुमंडल में, जिसका परसेंटेज 0.93% होता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत ही भारी गैस होती है। भारी होने के कारण क्या होता है दोस्तों कि ये पृथ्वी की, मान लीजिए यह पृथ्वी का सतह है, यह पृथ्वी की सतह के आसपास ही रहती है। क्योंकि ये गैस भारी होती है तो ये पृथ्वी के आसपास, ये इतनी दूरी में, ये गैस इन्हीं दूरी में रहती है। ये ऊपर नहीं उठ पाती क्योंकि ये ऑक्सीजन से भारी होती है। तो होता क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश इस पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी की सतह से टकराकर पुनः वापस होता है, तो बीच बीच में CO2 के मॉलिक्यूल होते हैं। इनसे टकराकर पुनः जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य की किरण है, सूर्य का विकिरण है, वह पुनः धरती पे वापस लौट आता है। जिससे क्या होता है कि पृथ्वी ज़्यादा गर्म हो जाती है। अगर यह प्रकाश, अगर यह विकिरण यहाँ से टकराकर पुनः वापस चला जाता तो हमारी पृथ्वी उतनी गर्म नहीं हो पाती। लेकिन जो CO2 के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे टकराकर पुनः यह प्रकाश धरती पर वापस आ जाते हैं। इसीलिए जो पृथ्वी है, धरती है, वह ज़्यादा गर्म हो जाती है। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसमें सूर्य की प्रकाश पृथ्वी सतह से टकराकर वापस नहीं जा पाती है, पुनः पृथ्वी पर ही आ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स के कारण। इसी सारे प्रभाव को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, जिसमें पृथ्वी की सतह ज़्यादा गर्म हो जाती है। ये पृथ्वी की सतह है। दोस्तों, यह प्रकाश किरण है। दोस्तों, होता क्या है, इसका प्रभाव क्या होता है? तो दोस्तों, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। इन सारे प्रभावों को मिला के ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। पहले इसका प्रभाव देते हैं। सबसे पहले ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे अधिक किन किन गैसों का योगदान होता है। तो हम अगर कंट्रीब्यूशन पढ़ें तो जो CO2 का कंट्रीब्यूशन है वो 60 to 70% है ग्रीन हाउस प्रभाव में। और उसके बाद CH4 जो मीथेन होता है उसका कंट्रीब्यूशन 20%। बाकी अदर गैसेज होती हैं जिनका परसेंटेज 2-4% सब में होते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है। और इसका प्रभाव क्या होता है, हमने देखा कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, इसमें कंट्रीब्यूशन किसका किसका होता है। अब देखेंगे इसका प्रभाव क्या होता है। तो प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट का पहला जो प्रभाव है ये होता है कि वर्षा में कमी। जब टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाता है पृथ्वी का तो वर्षा में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। दूसरा, जो मृदा की जो नमी है, पृथ्वी सतह की जो नमी है, मृदा की जो नमी है उसमें कमी आ जाती है। तीसरा, सागरीय लवणता में कमी। जो महासागर की लवणता होती है, सैलिनिटी होती है, उसमें कमी आ जाती है। सॉरी, कमी नहीं, सॉरी
महासागरीय राउंड में अधिकता हो जाती है, सैलिनिटी क्या होती है उसकी, इंक्रीज हो जाती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिम नदों का पिघलना। हिमनद का मतलब ग्लेशियर जो होते हैं, बड़े बड़े बर्फ के जमे हुए टुकड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। आपने अभी कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में सुना होगा कि रूस के ऊपर का ग्लेशियर अभी पिघल के समुद्र में टूटा है, जिसका आकार अपनी राजधानी जो दिल्ली है उसके आकार से कई गुना ज़्यादा है। तो जब ये पिघलेगा, हिमनद जब पिघलता है तो इससे होगा क्या, इसका जो प्रभाव होगा वो क्या होगा कि समुद्र के आयतन में वृद्धि होगी। समुद्र के आयतन में जब वृद्धि होगी तो इससे क्या होगा कि जो समुद्र के आसपास के जो शहर हैं, जिनकी ऊंचाई समुद्र से बहुत ही कम है, वो डूब जाएंगे। जैसे भारत के दक्षिण में एक द्वीप है, से मालदीव कहते हैं। मालदीव की समुद्र से तल से ऊंचाई मात्र 2 या 3 मीटर है। आने वाले समय में अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसी ही बढ़ती रही तो एक ना एक दिन वो डूब जाएगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा चिंतित मालदीव ही रहता है ग्लोबल वार्मिंग को लेके। ग्लोबल वार्मिंग आप समझ गए, बस ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट होना कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले वालेस ब्रोकर ने 1970 में किया था। ग्लोबल वार्मिंग वालेस ब्रोकर ने 1970 में इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।